नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो सीरीज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे इंडियन हिस्ट्री का वीडियो नंबर 16। इसके पहले मैंने 15 वीडियोज़ इसके अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो शेयर से उनको देख सकते हैं। दोस्तों, इसी के साथ मैं और भी यहाँ पर सीरीज चलाऊँगा। खास करके ये सीरीज जो यूपी SSC पीटी की प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा जाता है तो उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। और सारे के सारे सब्जेक्ट यानी जो कोर सब्जेक्ट होते हैं, जैसे हिस्ट्री हो गया, आपका ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, जनरल साइंस हो गया, इकोनॉमी हो गया, इन सब का वीडियोज़ आएंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि आपको सब पर वीडियो लगभग पीटी एग्जाम्स के पहले ही सारे के सारे कंप्लीट मिल जाएं, ताकि जो आपकी एग्जाम प्रिपरेशन में आपकी मदद कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो सेशन। सो गाइज, यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन आज का हमारा निकल कर आ रहा है वह है, प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है। तो दोस्तों, यहाँ पर बात की जा रही है कि प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के विवाह के विच्छेद की अनुमति दी गई है। तो इसका दोस्तों मैं अगर बताऊँ तो यहाँ पर बता दूँ कि जो अर्थशास्त्र है इसमें पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है। मौर्यकालीन समाज में तलाक की प्रथा थी और पति के बहुत समय तक विदेश में रहने या उसके शरीर में दोष होने पर पत्नी उसका त्याग कर सकती थी। और इसी प्रकार पत्नी के व्यभिचारिणी होने या बंध्या होने की जैसी दशाओं में पति उसका त्याग कर सकता था। ठीक है, तो ये दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर जो अगर देखते हैं तो यहाँ पर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, अर्थशास्त्र। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किसमें पुनर्विवाह वर्जित है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर बता दूं कि जो मनुस्मृति है इसका जो 38वां खंड है इसमें स्पष्ट उल्लेख है कि वह व्यक्ति जिसकी पत्नी मर गई हो यानी कि विदुर यानी कि विडोअर पुनर्विवाह कर सकता है, लेकिन विधवा जिस स्त्री का पति मर गया हो अर्थात विडो, उसको पुनर्विवाह करने की अनुमति नहीं है। तो इस तरह से आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मनुस्मृति। और मनुस्मृति के कौन से खंड में? 38वें खंड में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर था। तो दोस्तों यहाँ पर बता दूं, विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा व्रात्य छत्री का सामाजिक स्तर दिया गया था। तो इस तरह से आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर व्रात्य क्षत्रियों का। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से निम्नलिखित व्यक्ति भारत में किसी न किसी समय आए, उनके आगमन का सही कालानुक्रम में यहाँ पर आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर बता दूं कि जो यूनानी शासक सेल्यूकस था, सेल्यूकस ने मेगास्थनीज नामक अपना एक राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। ठीक है, और वह बहुत दिनों तक पाटलिपुत्र में रहा था तथा भारत में उसने इंडिका नामक पुस्तक की भी रचना की थी। चीनी यात्री जो फायान था, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत की यात्रा पर आया था। और चीनी यात्री हुएनसांग जो है ये हर्षवर्धन के समय में भारत में आया था। और इत्सिंग जो है, इत्सिंग ये 7वीं सदी ईस्वी में भारत आया चीनी यात्री था। तो इस तरह से आंसर आपका जो यहाँ पर सही हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3142। आगे देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है और नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर बता दूं कि जस्टिन आदि यूनानी लेखकों ने चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोटस कहा है। विलियम जोन्स ने सर्वप्रथम सैंड्रोकोटस की जो पहचान है ये भारतीय ग्रंथों के चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। यूनानी लेखकों ने बिंदुसार को अमित्रचेट कहा है। विद्वानों के अनुसार अमित्रचेट का संस्कृत रूप है अमित्रघात या अमित्रघात, शत्रुओं का नाश करने वाला। मौर्य समाज अशोक को पियदसी संबोधित किया गया है, जबकि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य का एक नाम विष्णुगुप्त था। तो इस तरह से इसका जो सही मिलान यहाँ पर हो जाता है ये हो जाता है आपका, मैं यहाँ पर बता देता हूँ, यहाँ पर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य, इसका हो जाएगा सैंड्रोकोटस। ठीक है, बिंदुसार की अगर बात करें तो अमित्रघात, मैंने अभी आपको बताया। अशोक जो है तो ये प्रियदसी और चाणक्य विष्णुगुप्त, ये सही आपका मिलान हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतिम जो मौर्य शासक था ये था बृहद्रथ। ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में हमने वन डे एग्जाम्स होते हैं उसमें अक्सर देखा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अंतिम मौर्य शासक जो था ये था बृहद्रथ। और बृहद्रथ की जो हत्या है इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की 184 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और इसकी हत्या के बाद यहाँ पर शुंग वंश चालू होता है। इसके जो सेनापति पुष्यमित्र शुंग थे इसने बृहद्रथ की हत्या कर दी और 184 ईस्वी में यहाँ पर वो शासक बन गया। तो इस तरह से आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा बृहद्रथ। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। बिल्कुल सही है। अंतिम शुंग राजा देवभूत की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कर्ण ने की थी और उसने राज सिंहासन हथिया लिया था।
नेक्स्ट है आंध्र के कण्व राजवंश के अंतिम शासक को पद वंचित किया गया था। तो इस तरह से इसमें कौन सा सही यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर बता दूं कि जिस महत्वाकांक्षी व्यक्ति ने 184 ईस्वी पूर्व में अंतिम मौर्य शासक वृहद्रथ की हत्या करके शुंग राजवंश की स्थापना की, वह इतिहास में पुष्यमित्र शुंग के नाम से विख्यात है। और शुंग वंश का अंतिम जो राजा था ये था देवभूति, जो कि अत्यंत विलासी था और वह अपने अमात्य वासुदेव के षड्यंत्रों द्वारा मार डाला गया था। और वायु पुराण के अनुसार अंतिम कण्व शासक सुशर्मा अपने आंध्र जातीय भृत्य सिमुक यानी कि सिंधुक द्वारा मार डाला गया था। तो इस तरह से आंसर आपका यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3, ये तीनों के तीनों यहाँ पर सही आंसर आपके निकल कर आ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है ईसवी सन के पूर्व की कुछ शताब्दियों में निम्नलिखित में से किन शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया। तो दोस्तों यहाँ पर बता दूं ईसवी सन के पूर्व की कुछ जो शताब्दियां हैं इसमें चंद्रगुप्त मौर्य एवं अशोक ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया। उस क्षेत्र में चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील खुदवाई तथा अशोक ने ईस्वी पूर्व 3री शताब्दी में इसमें नहरें निकाली। शक छत्रप रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में इन दोनों कार्यों का वर्णन है। जूनागढ़ के शासक रुद्रदामन ने इस झील की मरम्मत कराई थी। चूँकि रुद्रदामन का यह कार्य 2री शताब्दी ईस्वी का था, अतः अगर उत्तर की यहाँ पर हम बात करते हैं तो इसमें ईस्वी सन के पूर्व की बात की जा रही है, तो इसके संदर्भ में चंद्रगुप्त मौर्य एवं अशोक का ही नाम यहाँ पर सही आपका हो जाएगा। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 और 3 सही होंगे। तो इस तरह से बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का अभिलेख भी पाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ अभिलेख बताए गए हैं, इनमें आपको बताना है कि किसमें अशोक का अभिलेख भी पाया गया है। तो यहाँ पर मैं बता दूँ, पहला है महाकच्छप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, दूसरा दिया गया है गौतमीपुत्र सातकर्णी की संबंधित नासिक प्रशस्ति, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, या उपरोक्त में से किसी में नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर बता दूं कि जो अशोक का अभिलेख है ये महाक्षत्रप रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख पर भी पाया गया है। और रुद्रदामन पश्चिमी भारत के शकों का एक महान राजा था। गुजरात के जूनागढ़ यानी कि गिरनार से शक संवत 72-150 ईस्वी का उसका एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। इससे उसकी विजयों, व्यक्तित्व एवं कृतित्व का विवरण प्राप्त होता है। अशोक के अतिरिक्त स्कंदगुप्त के भी 2 लेख इस पर खुदे हुए हैं। सर्वप्रथम 1832 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने इस लेख का जो है पता लगाया और यह विशुद्ध संस्कृत भाषा तथा ब्राह्मी लिपि में जो लिखित प्राचीनतम लेखों में से एक है। और इसकी जो रचना का मुख्य उद्देश्य था ये था सुदर्शन झील के बांध के पुनर्निर्माण का विवरण सुरक्षित रखना। तो इस तरह से आंसर आपका जो यहाँ पर सही हो जाएगा ये हो जाएगा आपका महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में निम्न में से कौन एक सही नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर बराबर की पहाड़ी की गुफाओं की बात की जा रही है। तो दक्षिणी बिहार के गया जिले में स्थित बराबर नामक पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं स्थित हैं, जिनमें से 3 गुफाओं की दीवारों पर अशोक के लेख उत्कीर्ण मिले हैं। इनमें अशोक द्वारा आजीवक संप्रदाय के साधुओं के निवास के लिए गुफा दान में दिए जाने का विवरण सुरक्षित है। चट्टानों को काटकर बनाई गई इन गुफाओं का संबंध मौर्य काल से है और इन गुफाओं में उत्कीर्ण अभिलेख 3री सदी ईस्वी पूर्व से संबंधित हैं। तो इस तरह से आंसर जो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, ये अभिलेख ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के यहाँ पर गया है कि कौन सा सही नहीं है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन में बता देता हूँ कि बराबर की पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं हैं, ये मैंने भी बताया। 3 गुफाओं की दीवारों पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण है, ये भी सही है। ये अभिलेख इन गुफाओं को आजीविकाओं को समर्पित होने का उल्लेख करते हैं, ये भी सही है। और ये अभिलेख ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के हैं, तो ये गलत है। यहाँ पर ये ईसा पूर्व 3री सदी ईसा पूर्व की यहाँ पर बात है की जा रही है। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा युग्म है जो कि सही सुमेलित है। बाकी सारे गलत हैं, एक युग्म इसमें है जो कि सही, मतलब कुछ युग्म इसमें है जो कि सही सुमेलित है। तो दोस्तों यहाँ पर बता दूँ, लोथल, एंशिएंट डॉकयार्ड, सारनाथ फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्ध, नालंदा ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग, ये सभी सही हैं। परंतु राजगिरी लायन कैपिटल ऑफ अशोक का युग्म गलत है। इस युग्म का सही स्थान सारनाथ होगा। तो इस तरह से आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस हिंद यमन शासक ने शीशे के सिक्के जारी किए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 1 लाइनर एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम लोग यहाँ पर मौर्योत्तर काल पे आगे बढ़ चुके हैं और इसके क्वेश्चंस देख रहे हैं। तो निम्नलिखित में से किस हिंद यवन शासक ने शीशे के सिक्के जारी किए थे। तो आंसर आपका हो जाएगा स्टेटो सेकंड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाता है। स्टेटो सेकंड ने शीशे के सिक्के जारी किए थे और इस हिंद यवन शासक का शासन 25 ईसा पूर्व से 10 ईस्वी तक माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समसामयिक नहीं था? तो दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूं, जो बिम्बिसार है 544 से 492 ईस्वी पूर्व मगध साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक था और यह हर्यक कुल से संबंधित था। प्रसेनजीत कौशल महाजनपद का राजा था, वह महात्मा बुद्ध का समकालीन था। गौतम बुद्ध 563 से 482 ईस्वी पूर्व जो इनका जीवन काल रहा, ने बौद्ध धर्म का प्रवर्तन किया। मिनांडर, जिसे मिलिंद के नाम से भी जाना जाता है, उत्तर भारत में इंडो ग्रीक राजा था और इसका समय 155 अथवा 150 से 130 ईस्वी पूर्व था। इस प्रकार बिम्बिसार, गौतम बुद्ध एवं प्रसेनजीत तीनों समकालीन थे, जबकि जो मिलिंद है इसका इस समय समकालीन नहीं था। तो इस तरह से आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मिलिंद। आगे बढ़ते हैं। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके लेख में मिलता है? तो दोस्तों यहाँ पर बता दूं कि जो रुद्रदामन 130 से 150 ईस्वी का जो जूनागढ़ अभिलेख है, जो कि गुजरात में गिरनार पर्वत पर प्राप्त हुआ है, ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण संस्कृत भाषा का यह अभिलेख अब तक प्राप्त संस्कृत अभिलेखों में सर्वाधिक प्राचीन है और इस अभिलेख में संस्कृत काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना प्राप्त होता है। तो इस तरह से आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, काठियावाड़ के रुद्रदामन के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया? ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर बता दूं, पूछा गया कि बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था। तो जूनागढ़ अभिलेख से ये पता चलता है कि 170 ईस्वी में रुद्रदामन ने गिरनार के निकट सुदर्शन झील की मरम्मत बिना बेगार लिए ही करवाई थी, जो कि मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पर बनवाई गई थी। तो इस तरह से आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा इसका जो रुद्रदामन प्रथम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था, किसने जारी किया था? तो दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूं, उत्तर पश्चिम भारत में स्वर्ण सिक्कों का जो प्रचलन है ये इंडो ग्रीक यानी कि हिंद यमन राजाओं ने करवाया था, जबकि इन्हें नियमित एवं पूर्ण रूप से प्रचलित करवाने का जो श्रेय है ये कुषाण शासकों को जाता है और कुषाण शासकों ने स्वर्ण एवं ताम्र दोनों ही प्रकार के सिक्कों को व्यापक पैमाने पर प्रचलित किया था। तो इस तरह से आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुषाणों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है? ठीक है, क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस शासक को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है? ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा विम कैडफिशियस। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाता है। कुषाण शासकों में जो विम कैडफिशियस था, इसने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था? तो अभी मैंने इसका आंसर आपको बताया है कि विम कैडफिशियस ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाता है, जो कि एक कुषाण वंशीय शासक था विम कैडफिशियस, जो कि कनिष्क प्रथम का पिता भी था और इसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था। इसकी पहचान भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राओं को चलाने वाले शासक के रूप में भी है, जबकि कुजुल कैडफिशियस जो है इसने तांबे के सिक्कों को प्रचलित कराया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यौधेय सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है? तो दोस्तों यौधेय का प्रमाण पुराण, अष्टाध्यायी तथा वृहत संहिता इत्यादि ग्रंथों से प्राप्त होता है। इनका साम्राज्य दक्षिण पूर्वी पंजाब तथा राजस्थान के बीच था। इनके सिक्कों पर कार्तिकेय का अंकन मिलता है। तो इस तरह से आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की स्थिति क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर बता दूं कि कनिष्क के सारनाथ बौद्ध अभिलेख की जो तिथि की बात की जा रही, तिथि जो है ये है 81 ईस्वी सन है और यह प्रतिमा जो है ये मथुरा से लाकर कनिष्क के राज्यारोहण यानी कि 78 ईस्वी सन के तीसरे वर्ष सारनाथ में स्थापित की गई थी। तो इस तरह से आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसमें जो पूछा गया 78 ईस्वी सन। अगला देखते हैं। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ था? तो दोस्तों यहाँ पर बता दूं कि कनिष्क के जो राज्याभिषेक की तिथि जो है ये अत्यंत विवादास्पद है और इस समस्या पर विचार करने के लिए 1913 तथा 1960 में लंदन में दो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किए गए। द्वितीय सम्मेलन में आम सहमति 78 ईस्वी के पक्ष में बनी। इसी समय से शक संवत का प्रारंभ माना जाता है। तो इस तरह से आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा 78 AD। उसके बाद शक संवत कब प्रारंभ किया गया? तो 78 AD हो जाएगा इसका मतलब, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाता है। यहाँ पर किसकी बात की जा रही है? हाँ, शक संवत की बात की जा रही है, तो 78 ईस्वी ही आपका सही हो जाएगा। दूसरे नंबर बता दूं कि जो जैन ग्रंथ है इनके अनुसार अगर हम बात करते हैं तो विक्रमादित्य जो कि 57 ईस्वी पूर्व के उत्तराधिकारी को 135 विक्रम संवत में शकों ने पराजित कर उसके उपलक्ष्य में शक संवत चलाया था और इस प्रकार इसकी जो प्रारंभिक तिथि थी ये 135 - 57 यानी कि 78 ईस्वी आती है। अधिकांश इतिहासकारों ने कुषाण शासक कनिष्क को इसका प्रवर्तक माना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
विक्रम एवं शक संवतों में कितने वर्षों का अंतर है? तो ये दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 135 वर्षों का यहाँ पर अंतर है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं वर्तमान कैलेंडर की, तो वर्तमान कैलेंडर से 57 जोड़ देने पर विक्रम संवत यानी कि प्रारंभ 57 ईस्वी पूर्व तथा 78 घटा देने पर शक संवत यानी कि प्रारंभ 78 ईस्वी प्राप्त होता है। अर्थात 2018 विक्रम संवत के हिसाब से अगर देखें तो 2075 हो जाएगा, तथा शक संवत के हिसाब से अगर देखें तो ये 1940 है। तो इस तरह से विक्रम संवत और शक संवत में अगर अंतर की बात करते हैं तो ये 135 वर्ष का हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? तो विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ, ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 57 ईस्वी पूर्व। ठीक है, विक्रम संवत के दो अन्य नाम भी मिलते हैं, कृत संवत और मालव संवत। जैन साहित्य में महावीर के निर्वाण तथा विक्रम संवत के बीच 470 वर्षों का अंतर पाया जाता है। महावीर की निर्वाण तिथि 527 ईस्वी पूर्व मानी जाती है। तदनुसार विक्रम संवत के प्रारंभ की तिथि जो है 527 - 470 यानी कि 57 ईस्वी पूर्व निर्धारित होती है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा? तो दोस्तों दिसंबर 2009 की यहाँ पर देखिए, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कलेक्ट कर रहा हूँ, तो इसमें दिसंबर 2009 में आया हुआ क्वेश्चन था, तो इस वजह से यहाँ पर उस समय इसको पूछा गया था। ठीक है, तो दिसंबर 2000 ये यूपीपीसी 2000 पीएससी मेंस 2007 का क्वेश्चन है, तो वो यहाँ पर आ गया है। तो उस समय की बात यहाँ पर की जा रही है कि जो आने वाला 2007 का ये पेपर था और इसमें 2009 के बारे में शक संवत का वर्ष पूछा था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1931। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये दोस्तों यहाँ पर थे आज के क्वेश्चंस और इसी सीरीज ये कंटिन्यू जारी रहेगी जैसा कि मैंने बताया, और सीरियल से सारी की सारी हम लोग हिस्ट्री यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है जरूर लाइक करें। मिलते हैं इसी सीरीज़ के नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।